सत्ता संकल्प यात्रा आपके यहाँ पे आई है डीडवाना में। बहुत रिस्पेक्ट और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है और ये देख के खुशी भी होती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जिस तरह आपने भाई साहब को मजबूत करने का निर्णय लिया है, उसी तरह आप भाई साहब को मुख्यमंत्री के पद पे बिठा के भाई साहब को विजय बनाएं। मैं खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी होने के नाते मैं चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, पर अपना जमीर कभी इस बात को गवाही नहीं देता कि आप क्या करना चाहोगे जिंदगी में। अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हो, गरीबी दूर कर सकते हो, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे उसको दूर कर सकते हो। ये जब भी संभव है जब आप आरएलपी पार्टी ज्वाइन करेंगे, हनुमान बेनीवाल जी को विजय बनाएंगे। आत्मसम्मान जब भी गिरवी रखते हैं इंसान, जब अंदर से आत्मा नहीं आती। मेरे अंदर से आवाज आती है कि मैं देश के लिए नाम रोशन किया है, पर मैं अगर इस जीवन में अगर मैं कुछ कर पाई तो मैं एक ही संकल्प लूंगी कि भाई साहब को मजबूत करके, आरएलपी पार्टी को मजबूत करके और देश में ये राजस्थान में अंधकार, गरीबी, भ्रष्टाचार उसको खत्म कर सकूं। कहते हैं इस अपन मर जाएंगे, क्या देके जाएंगे, शरीर यहीं रह जाना है। जो आप जिंदगी में काम कर गए वही काम आपको आगे जाने की गवाही देगा। कम से कम आपका परिवार ये सोच के खुश रहेगा कि हमारा बेटा और बेटी क्या किया जिंदगी में। कम से कम हनुमान बेनीवाल जी का साथ देके सत्ता संकल्प यात्रा को मजबूत करके व्यवस्था परिवर्तन तो किया। हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जी जैसा हो। कहते हैं गंगा में जाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैं कहती हूं 36 कौम जाती है गंगा में और उनके लिए सब बराबर है, और ये आरएलपी पार्टी गंगा की तरह पवित्र है और इसमें 36 कौम का सहयोग है और भाई साहब ने 36 कौम को जगह दी है। मैं एक दलित समाज की बेटी होने के नाते प्रिया सिंह मेघवाल को आज ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीना में जितना प्यार और सम्मान आरएलपी में मिला है मुझे कहीं नहीं मिला। आज भाई साहब के बराबर बैठी हूं तो ये आरएलपी पार्टी है, ये हनुमान बेनीवाल जी है जिन्होंने एक बेटी को इतना बड़ा सम्मान दिया है। सरकार तो मेरा चैप्टर बंद कर चुकी थी कि कौन, एक दलित समाज से आती हूं, खिलाड़ी हूं, इग्नोर कर दिया। जब मैं भाई साहब से मिली, भाई साहब ने मेरे को कहा ये आरएलपी प्रिया तुम्हारा परिवार है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे लिए मेरे 365 घर के दरवाजे खुले। उसी दिन प्रिया ने निर्णय लिया कि अगर जिंदगी में इसके बाद कुछ करेगी तो मेरे भाई को मजबूत करेगी और मेरे भाई को मुख्यमंत्री पद पे बिठा के रहेगी। तो आज सबसे यही निवेदन है कि आप मेरा सहयोग करें, आरएलपी पार्टी को वोट दे, बोतल के निशान पे वोट दें और विजय बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू प्रिया सिंह जी मेघवाल। बहुत ही बेहतरीन बात कही कि यदि राजस्थान में इस किसान की, दलित की, शोषित की यदि आवाज को कोई बुलंद करेगा तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। तो इसलिए सभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आप नाता जोड़ें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं होंगे जब राजस्थान की सर्वोच्च सत्ता पर एक किसान का बेटा उस पद पे अपना स्थान प्राप्त करेगा। उस दिन हमारी जीत होगी, उस दिन ये जोश काम आएगा। तो लीजिए उद्बोधन की अगली वेला में आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहूप मेहर साहब से निवेदन रहेगा। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। रहूप मेहर साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आरएलपी। डीडवाना की सरजमी पर सत्ता संकल्प यात्रा में हमारे बीच में विराजमान हमारे सुप्रीमो नागौर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारी बहनों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल का मुझे परिचय देने का
ये अवसर नहीं, ना हनुमान बेनीवाल किसी परिचय के मोहताज हैं। वो हमेशा आपके लिए, 36 कौम के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। सत्ता को ठोकर मारकर आपको जगाने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए, चाहे शोषित, दलित, पीड़ित और अल्पसंख्यक जो राज के अंदर हमारा हिस्सा नहीं, हम लोगों को ना मंच मिलता है, ना राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है। जिस पार्टी से हम और हमारे समाज जुड़ा हुआ था 70 सालों से, कांग्रेस ने, उसने हमें हमेशा यूज लिया। उसको पता है कि ये मुस्लिम अगर पढ़ गया, आगे बढ़ गया, बोलना सीख गया, अपने हक की जो मांग है वो समझने लग गया, तो ये मुसलमान हमारा वोट बैंक नहीं रहेगा। इसलिए सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में यूज लिया। 36 कौम में से 35 कौम तो जाग गई, लेकिन हमारी कौम अभी तक अंधेरे में सो रही है। पता नहीं वो कौम कब जागेगी। ऐसा योद्धा, ऐसा लड़ाका जो 36 कौम को साथ लेकर चलता है। यहाँ पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी, चाहे राजपूत समाज हो, हमारी कार्यकर्णी देख लो। हनुमान बेनीवाल की कथनी और करनी में फर्क नहीं। ये पार्टियां जो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, ये आरोप लगाती है कि वो जाटों की पार्टी है, एक जाति की पार्टी नहीं। हनुमान बेनीवाल हमेशा जिसके साथ भी अन्याय हुआ, कभी ये नहीं पूछा कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। हमेशा गरीब का साथ दिया है, किसान कमेरों का साथ दिया है। और हनुमान बेनीवाल हमेशा ये चाहते हैं कि आपका भांजा, आपका भतीजा, आपका बेटा, आपकी बेटी नेता बने। आपके बीच का आदमी जब सत्ता के शिखर पर होगा तो उसको आपकी पीड़ा मालूम होगी, आप किस दुख से जी रहे हैं, आपके यहाँ विकास में क्या कमी रही है। और मैं विशेष रूप से डीडवाना के अंदर आपके विकास हुआ होगा, लेकिन आपके जो पूर्व नेताजी थे उनको पिछली बार भी मौका नहीं दिया। और लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आपका कोई भविष्य है। वो आपको राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी आपके बिना राज करना चाहती है। और आप भी कांग्रेस को ये घमंड है कि मुसलमान जाएगा कहां, ये एससी एसटी जाएगी कहां, ये किसान कौम जाएगी कहां। तो हमें हनुमान बेनीवाल जो विकल्प दिया है, अच्छे नेता दिए हैं, और 5 साल का राज आपने कांग्रेस का देखा। इसमें आरएलपी पार्टी अगर विपक्ष में रही तो हमारे तीनों विधायक और हमारे एकमात्र राजस्थान के सांसद, 25 सांसदों में से हनुमान बेनीवाल ने हमेशा सड़क से लेकर संसद तक और विधानसभा में 36 कौम की आवाज उठाई। और राजस्थान के अंदर जहां भी अन्याय हुआ वहां लड़ाई लड़ी। कहने को बातें बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया, संघर्ष करते 25 साल हो गए, लेकिन हमेशा संघर्ष नहीं करेंगे। आप लोग आते हो, रैलियों में बहुत सुनते हो, हनुमान जी का जोश बढ़ाते हो, लेकिन वोटों की टाइम में जाति में, धर्म में, भाई में, टिकट में ऐसे रूट कर चले जाते हो और वोट नहीं डालोगे तो मजबूत नहीं होगी आरएलपी पार्टी। इस बार आपको तो एक ही काम करना है, राजस्थान के अंदर जहां जहां हम चुनाव लड़वाएंगे वहां पर एक ही निशान देखना है, आरएलपी का निशान होगा। हनुमान जी का चेहरा देखना चाहिए आपको उसमें। ये मत देखना कि ये राजपूत है, कि ये मेघवाड़ है, कि ये मुसलमान है, ये चौधरी है, ये बिश्नोई है। कहीं हम वोट देंगे, कहीं हम वोट लेंगे। हर जगह एक जाति कैंडिडेट नहीं होंगे, सबका समीकरण साथ में होगा और सबको मौका दिया जाएगा। युवाओं को मौका मिलेगा, हमारी बहनों को मौका मिलेगा, और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमें चाहिए। तो आरएलपी को मजबूत करना। और नागौर की पूरी सीटें आप दे ही रहे हो, लेकिन मारवाड़ की तरफ से बाड़मेर और जैसलमेर से शुरुआत की है हनुमान जी बेनीवाल साहब ने, और आगे जहां भी जा रहे हैं, शेखावटी में, अलवर हो, चाहे उदयपुर हो, जयपुर हो, सारे जगह सत्ता के अंदर इस बार शिखर के अंदर सत्ता की चाबी होगी हनुमान जी बेनीवाल के पास है। जनता ने माहौल बना लिया है, बस वोटों में तब्दील करना है। आप युवा जोश और जुनून के अंदर अंदर होश भी रखना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारे बहन बेटियों माताओं का आशीर्वाद लेकर आरएलपी को मजबूत करें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू रहूप मेयर साहब कि अपनों के लिए सिरफिरा हो जाऊंगा, इंसानियत का मकबरा हो जाऊंगा, कि अपनों के लिए सिरफिरा हो जाऊंगा, इंसानियत का मकबरा हो जाऊंगा। ए मेरी सूखी टेनियों पे हंसने वालों, अगर जड़ें जिंदा रही तो फिर से हरा हो जाऊंगा। ऐसी ही हमारी धारणा। और लीजिए अगले उद्बोधन की वेला में आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सुजानगढ़ से हमारे बीच में सीताराम जी नाइक साहब। जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें, अभिवादन करें।
भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो हमसा पीर की, बोलो गुसाई जी महाराज की, बोलो ख्वाजा साहब की, बोलो बाबूजी महाराज की। परम सम्मानीय, आज आपके डीडवाना की धरती पर व्यवस्था परिवर्तन सत्ता संकल्प यात्रा लेकर के आपके बीच हम आए। आपने मान सम्मान बहुत किया। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो मेड़ता से बहन इंदिराजी बावरी विधायक, मेरे सम्मानित मंच सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरे साथियों, सम्मानित साथियों, आप सब ये देखते आए हो 70 साल तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपना खून पसीना निचोड़ करके हमको बेसहारा बना दिया है, अपाहिज बना दिया मेरे साथियों। पर आप भी क्या करते, आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आप कांग्रेस से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, भारतीय जनता पार्टी दुखी होकर कांग्रेस को वोट देते। ऐसा मुहिम चलता रहा। धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रीमो साहब को, जो आपको तीसरी पार्टी बना करके खड़ी करके आपको दे दी मेरे भाइयों। अब आपको हिचकने की कोई आवश्यकता नहीं है। 36 कौम की ये पार्टी है, 36 कौम को मौका देती है, 36 कौम को सेवा करती है। साथियों, कहना चाहूंगा, मैं नायक समाज से आता हूं। नायक समाज का मान और सम्मान किया, टिकट भी दी और यहां तक मंच पर बोलने तक का मौका भी दिया। नायक अनुगुण मौका दे है। मेरे भाइयों, सम्मानित साथियों, मैं तमाम मेरे भाइयों से भी कहना चाहूंगा, 36 कौम के लोगों से भी कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल 36 कौम के मसीहा है। आप हनुमान जी के हाथ मजबूत करो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो और यह गंदगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो फैली हुई है, इस गंदगी को हटा दो मेरे भाइयों। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, ये वोट की चोट से पराजय होगी। आप ये नजदीक में चुनाव 25 तारीख को बोतल के निशान पर जो प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आपके बीच आए, आप बोतल के निशान को याद रखते हुए एक एक सीट जिता करके विधानसभा भेज दो। हमारी सरकार बन जाएगी, हरा भरा राजस्थान होगा, खुशहाल राजस्थान होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 36 कौम के लोगों से मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा। साथ ही आपने मेरे को मौका दिया, मेरा मान और सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सीताराम जी नाइक साहब, बेहतरीन उद्बोधन हमारे बीच में। तो अब मैं उद्बोधन की अगली वेला में आमंत्रित कर रहा हूं उस मातृशक्ति के प्रतीक मेड़ता से लोकप्रिय विधायक इंदिरा देवी जी बावरी से मेरा निवेदन रहेगा। ये वो चेहरा है जिन्होंने हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी के दम पर उस समाज का प्रतिनिधित्व किया और राजस्थान की विधानसभा में किसान, कमेरों, दलितों की आवाज को बुलंद किया। तो जोरदार करतल ध्वनि से आप आमंत्रित करें इंदिरा देवी जी बावरी। राम राम शाह। आज आपके डीडवाना की धरती पर आपके सबके लाडला नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सीताराम जी नाइक और प्रिया जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, वैसे बातें तो आपने सारी बताई दी। मैं तो आपने तो निवेदन करूं कि आप लोग 36 कौम का लोग आज सामने भी विराजमान हो और मंच पर भी विराजमान हो और वोट हमेशा ही आप लोग दो और वोट की चोट अब की बार आपने ताकत लगा के और बोतल का निशान माते वोट की चोट आपको दिखाना है, क्योंकि हमेशा ही आपके बीच में दो ही पार्टियां आवे और चुनाव जीत जावे। पर आज की तारीख में पहले तो मैं ही कौन जानता राजनीति का ही है, पर 5 साल के महीने जो हनुमान बेनीवाल जी का जो आज किसानों के वास्ते 36 कौम के वास्ते जो संघर्ष देखा कि नेता तो ऐसा होना चाहिए कि जनता के बीच में रहे और जनता की बात सुने और 36 कौम के कोई भी लोग में दुख पड़ा तो पहले आरएलपी के 3 विधायक और सांसद
आपने खड़ा मिला। वैसे सांसद तो और भी है, पर आपकी बात कोई नहीं सुने। और दुख सुख में जो खड़ा मिले, जो इनका आदमी चुनो आप। मैं आपने बतानी चाहूं कि आज डीडवाना की धरती पर बावरी समाज भी है, 36 कौम भी है, पर आज मारवाड़ विधानसभा में बावरी समाज ने और कांग्रेस बीजेपी वाला कोई नेता नहीं मिला, तो बावरी समाज की एक कोई नेता ने टिकट दे और एमएलए बना दे। एमएलए तो बहुत बड़ी बात है, और कोई सरपंच नहीं बनावे गांव को। तो पहली बार पार्टी बनाई और बावरी समाज को टिकट भी दिया, और आज बावरी समाज की बेटी आपके सामने मंच पर खड़ी है। मंच तो दूर की बात है, और आपके बीच में कौन बैठ बदे क्या तो बावरिया घर का है। तो आ स्थिति कौन बनाई? सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। आप कहीं कह रही है कि आज जाटों की पार्टी है, भेदभाव करती। एक पार्टी ऐसी है, आरएलपी पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है, सिर्फ भेदभाव मिटाने का काम करती है आरएलपी पार्टी। ये तो पहली पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टियां, ये सब लोगों ने सिखाई दिया कि भेदभाव करना, आप इनको कैसे रखना। ये सब लोग पहले बड़ा बड़ा नेता है, ये सब माहौल बिगाड़ रखा है। सिर्फ एक आदमी है, हनुमान बेनीवाल जी को आप मजबूत करो, और आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। आप सबको निवेदन है, हाथ जोड़ 36 कौम का लोगों कि आप लोग अब की बार बोतल का निशान माथे बटन दबाई और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। जो इनकी सपना है वो इनका सपना आपको पूरा करना है। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेड़ता से विधायक इंदिरा देवी जी बावरी। एक निवेदन रहेगा कि जो मंच पे खड़े हैं उनसे मेरा प्लीज निवेदन है कि आप मंच को खाली करें। मंच की एक मर्यादा होती है और एक इसकी सिटिंग पावर भी होती है, तो उसका भी थोड़ा आप ध्यान रखें। और जो भी खड़े हैं आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज आप सामने आ जाएं, मंच को आप खाली कर दें। मंच के प्रोटोकॉल का आप थोड़ा ध्यान रखें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लोग कहते हैं कि हनुमान में क्या है, तो बताऊं कि जब देश का अन्नदाता किसान अपने खेत छोड़ के सड़कों पे आया, तब ये हनुमान जो देश की सबसे मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन था उसको तोड़ के किसानों के साथ सड़कों पे बैठा, और दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जाम करने का यदि किसी ने काम किया तो ये हमारे हनुमान ने किया। देश की जब बेटियां जो खेलों के माध्यम से देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा करती हैं, वो जब संघर्ष के लिए सड़कों पे आई तो उनका साथ देने के लिए ये एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल सड़कों पे आया। दलितों पे जब अत्याचार हुए तब उनकी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब ये हनुमान बेनीवाल सामने आया और दलित, पीड़ित, शोषित इन सत्ताधीशों के अत्याचारों से जब तंग होकर अपनी आखिरी अर्जी लेके इस हनुमान के दरबार में जाता है तो वहां पे अर्जी की तुरंत सुनवाई होती है। एक ऐसा नेता पता नहीं किस मिट्टी से बना होगा कि ना दिन में आराम करता है ना रात को सोता है, रात की 3-3 बजे तक इनकी जनसभाएं होती हैं। तो इतना संघर्ष यदि किसी के लिए किया है तो इस धौरों वाले देश की जनता को जगाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल अपने उद्बोधन से पहले कुछ लोगों को आरएलपी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। तो एक बार आपसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा व्यवस्थित हो जाएं, उसके बाद हम नेताजी को सुनेंगे, उस राजस्थान की मजबूत आवाज को हम सुनेंगे। तो प्लीज आपसे मेरा निवेदन कि आप मंच के सामने से जहां भी आपको स्थान मिले वहां पे बैठ जाएं। हमारे बैठो बैठो। डीडवाना युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई महिपाल डारा आज हनुमान जी बेनीवाल के हाथों आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा इनको दुपट्टा पहनाएं। एक विकास जी सोनी वो भी आए और गणपत जी सोनी आरएलपी ज्वाइन करेंगे। और अब आपके राजस्थान के सबसे लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में आ रहे हैं। आप उनको गंभीरता से सुने। राजस्थान के अंदर दलित, अल्पसंख्यक और किसान समाज की आवाज बनके
कोई विधानसभा से लोकसभा तक अगर कोई आपके लिए लड़ा है तो सदस्यता के बाद में तो एक बार आप व्यवस्थित हो जाएं, उसके बाद हम नेताजी को सुनेंगे कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर की इबारत हूं, शीशों से कब तक तोड़ोगे, मैं रुकने वाला नहीं हूं, तुम आखिर कब तक मुझको रोकोगे। हमारे डीडवाना कांग्रेस के पूर्व नेता रूपाराम जी जाखड़ को भी आज हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी ज्वाइन करा रहे हैं। रूपाराम जी जाखड़ साहब को भी दुपट्टा पहनाए। ये पार्टी सदस्यता का आदरणीय नेताजी स्वयं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए डीडवाना की ये सरजमी की ये नौजवान बुजुर्गों का आशीर्वाद यदि आरएलपी को इसी ढंग से मिलता रहा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये डीडवाना की सारी आवाम आपके साथ खड़ी है, और 2023 जो हम सबका एक सपना है कि ये सत्ता है, उस पे यदि किसी का असली हकदार जो कोई है वो किसान, कमेरा, दलित, शोषित, तो उसका इस सत्ता पर हक बनता है। और ऐसा संकल्प हम आज डीडवाना की धरती से ले रहे हैं कि 2023 में उस सत्ता पर इस सत्ता का असली हकदार पहुंचेगा, और वो यदि संभव होगा तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा होगा। तो लीजिए, अब हम आमंत्रित कर रहे हैं उस आवाज को जिसके लिए हम पिछले 3 घंटों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और एक ऐसी आवाज जो ये दहाड़ लगाते हैं तो संपूर्ण राजस्थान के जो ये भ्रष्ट नेता हैं ये थर थर कांपने लग जाते हैं कि हनुमान की लिस्ट में हमारा नाम आ गया तो कैरियर चौपट हो जाएगा। तो जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें हमारे लोक लाडले सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब। डीडवाना के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, किसान नेता सीताराम जी नायक, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष रऊफ मेहर साहब, बाबूलाल जी कुलदीप सुजानगढ़ से, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर बहन प्रिया सिंह मेघवाल,
जब मैं आपके चाहता था उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लड़ रहा था बाजार में बात करने के चलते पहले कि डीडवाना में हनुमान बेनीवाल पीछे रहेगा, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ हरियाणा के अंदर 5,000 वोट पीछे रहूंगा, बाकी डीडवाना के अंदर मेरी बढ़त रहेगी। ये मंच पर बैठे पूछो और डीडवाना आपने भारी बहुमत से आगे निकाला और नागौर से उसने क्या खत्म किया। जिन लोगों ने नागौर को विकास के मामले में पीछे रखा, न नागौर को आगे लाने की बात करी, न राज्य की दूरी के वाले नागौर की सेकंड पंक्ति के नेता को तैयार किया, न मेरी शिक्षा बढ़ाया और न शिक्षा की आगे जगाई, धीरे धीरे गिरा और ये डीडवाना पर चर्चा भाइयों मेरा क्वेश्चन कुछ ये जो पार्टी बनी है ये झंडा लेकर है, मेरी लड़ाई की शुरुआत डीडवाना की धरती से होती है। जब 2005-6 के अंदर जीवन उदाहरण निर्मम हत्या की जाती है, प्रदेश के अंदर किसान के बच्चों पे पुलिस की गोलियां और अपराधियों के अंदाज गोलियां चलती है, उस समय वसुंधरा के करीब गोलियां चलवाते थे पे, तब हनुमान बेनीवाल इस किसान की लड़ाई को सड़क से लेके सदन तक लगता है। उसके बाद जब डीडवाना से जिले की लड़ाई की जीत हासिल होती तो पूरे जिले की लड़ाई डीडवाना के लोगों को साथ रख के 2004 लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाता है। चाहे मैं 2014 के अंदर डीडवाना में पीछे रह गया, मुझे पता है उस समय मुझे खड़े करने वाले लोग 70% से कहते थे, मुझे खड़ा कर दिया था और 70% सीधे भाजपा में चले गए थे। लेकिन क्योंसर की जनता ने, नागौर जाहिर की जनता ने हनुमान बेनीवाल का सम्मान रखा और एक बात कांग्रेस पार्टी चुटकी 2014 नागौर जिले के अंदर 19 के अंदर आप लोग वापस उठे, आपका 14 की भूल थी। अब क्या हनुमान जी लड़ाई हमारी लड़ाई थी, जब आपके पास समझ में आई तो 14 की हार का बदला 19 की आपने लिया और डीडवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में पछाड़ दिया। एनडीए के अंदर हनुमान बेनीवाल को भारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 18 जब नई पार्टी बना के हर जगह में उम्मीदवार बनता है, नागौर जिले में लाडू उम्मीदवार बना, क्यों चंद्र को लड़ रहा था, मेरठ से पहले मामले लड़ रही थी और जाहिर आरक्षण का उम्मीदवार भाइयों 2 जगह जीते, जाहिर में सेकंड नंबर रहा और लाडू से 20,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल की। डीडवाना सही कई सीटें राजस्थान के अंदर मैंने इसलिए नहीं लड़ाई कि मैं जीत नहीं सकता, मैं किसी को हरा सकता और ऐसे आप लोगों ने जैसा चाहा मैंने कर दिया, जैसा आपका मन था वैसा उसमें मेरा ही हो गया था। 15-20 लोग मेरी वजह से राजस्थान की विधानसभा का लेकिन चुनाव करते आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान में दमखम के साथ लड़ेगी और डीडवाना क्या करते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। वैसे मैं चाहता हूं तो प्रत्याशी घोषणा पहले मैं कर सकता हूं, मुझे किसी का वेट नहीं करना, मुझे कोई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग नहीं बुलानी, कोई पर्यवेक्षक से मीटिंग नहीं करनी, कोई प्रभारी नहीं बुलाना, मैं तो आपको पूछ लूंगा, टिकट दे दूंगा, वोट मांग लूंगा और अगर किसी को जीत जाएगा अच्छे वोट चलेगा। मैं दावा करता कि डीडवाना के अंदर क्या आपको कमजोर नहीं समझे, डीडवाना में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गिनती 40,000 होती है। ये भी मैं
किसी को गलतफहमी वो निकाल, जो गलतफहमी 3 दिसंबर को निकल जाएगी। 3 दिसंबर को ज्यादातर लोग सुबह जब काउंटिंग होगी तो 2.5-3 घंटे बाद पानी पैसा का माना लेते खिसक जाएंगे बाहर। मैं वही करूँ, मेरा घर वही है। सब निकलते हारते हुए निकलते जीतते हुए आगे से अब का पकड़ना जो हारेगा वो पकड़ के बैठो जाए। क्यों हारे? पहले क्या था? 5-4 घंटा का ध्यान करते, 5-4 जमानों का ध्यान करते, 5-4 साल का ध्यान करते और 5-4 लोग का ध्यान करते जिन्होंने तुम्हारा ध्यान करते तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है। भाई राजस्थान में जो कांग्रेस का गुस्सा वो आपने देखा। दुर्भाग्य देखिए कि डीडवाना जिला बनाने के लिए लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे। जिला बनाना नहीं है, पीछे कुछ लटका डीडवाना क्या नाम है? नाम बताओ। डीडवाना और इसमें 3 दिन की कोड़े नहीं बताने लगी। वैसे कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ रख दिया, चुनाव बाद चुनाव बाद और गहलोत जादूगर उन्होंने कुछ करने के लिए 3 जिले बनाने दूसरा सरकार बनाई नहीं थी, बना दी वो कागजों में भाइयों। हम ये चाहते कि नागौर बहुत बड़ा जिला था। इस जिले के अगर 2 जिले बनते तो नागौर जिले के लोगों को एतराज नहीं था, लेकिन इस तरह अपमानित करना ने तो डीडवाना बड़े इस बात से खुश है। हाँ, परेशान जरूर है कि कहीं चला नहीं जाए जिला वापस, कि अचानक आदेश आए कुचामन आगे आ जाए और डीडवाना कुचामन डीडवाना कुचामन यह सता रहा भैया आप लोगों को। पिछले 5 साल के अंदर मैं तो विपक्ष में हूं, मैं तो गहलोत के बेटे को हराया था, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा था। लोग अपने इलाके में लड़ाई नहीं लड़ पाते, लेकिन विकास की बात अगर करोगे चले जाओ खींवसर के अंदर, या तो आपके सड़क पुल कुछ बने हुए थे डीडवाना के अंदर। पिछले मंत्री इस इलाके से थे, तो मंत्री जिस इलाके का होता है वो अपने इलाके में छोटा मोटा काम करता है, हमेशा होता है। लेकिन नया डेवलपमेंट मुझे नहीं दिखा। खींवसर चले जाओ, हर गांव की सड़क 5.5 मीटर चौड़ी बढ़ रही, गांव की सड़कें 5.5 मीटर। 6 कॉलेज खुलवा दिए खींवसर के अंदर, केंद्रीय विद्यालय से लेके तमाम जिले की योजनाएं नागौर पे लेकर आया। मैं कोई सत्ता पक्ष का विधायक सांसद नहीं हूं, प्रदेश में गहलोत से लड़ रहा हूं और दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं। उस मोदी से लड़ रहा हूं जिस मोदी के शरणम गच्छामी होने के लिए हमारे नागौर जिले के वो परिवार जो कमल के फूल को सत्यानाशी का फूल कहते थे, वो नेत्रियां मोदी के शरणम गच्छामी हो गई, चली गई कि नहीं गई। और ये कह रही है कि हम तो हनुमान जी ने की वजह से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी वजह से नहीं किया। ईडी का छापा ससुराल में पड़ा, सीबीआई ने बुलाया ससुराल वालों को, आओ। बोला आना नहीं चाहते, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बोले जाओ, चले गए। ये तो पुराना काम है, पहले भी पार्टियां बदलते थे। सबसे ज्यादा पार्टी बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी परिवार के नाम है, इसी परिवार के नाम है। जितनी पार्टियां बनी सब पार्टियों में टेस्ट इन लोगों ने लिया और अभी भी लेते जा, थक नहीं रहे। अभी चाचा कोई सी पार्टी में, भतीजी कोई सी में, भतीजा कोई से में, चाचा का लड़का कोई से में, 5-7 बार हार गए, फिर भी दिमाग का दिवाला निकला। हम चुनौती देते, अरे कहाँ तुम जमान जब तो रही तुम्हारी चुनौती देते, सारी चुनौतियां निकाल दी तुम लोगों। कल थोड़ी बहुत थी वो भी निकल गई थी जगाना में, देखा नहीं आपने? ये जो झंडा दिया है मैंने लड़कों को, मैंने कहा झंडा और डंडा आपका यही झंडा था, डंडा भी यही था, ले रहे थे। भाई मुझे कोई मेरी लड़ाई नहीं देखी। मेरे पिछले चुनाव के अंदर रिचपाल मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे बेटे को जिता दो।
बीजेपी वाला मंत्री, वो भी मेरी खिलाफत करता था, मेरे तो एक जैसा ही था, मैं तो 30-35 हजार वोट ले लेता। तो मैंने कहा उससे मुझे क्या होगा, बोले वो भी आपके खिलाफ है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं खड़ा करूंगा। अब देखिए मेरे से दिलेर आदमी कोई हो सकता है कि नागौर में 5-6 विधायक तो मेरी वजह से बने हैं। ओ सिया इधर से चले जाओ, 25-30 का आंकड़ा होगा राजस्थान के अंदर। कोई मुझे मामा बोला, कोई चाचा बोला, कोई भाई साहब बोला, अपना काम निकाल लिया। और जैसे ही काम निकला और बोले कि हम तो हनुमान को ही मिटा देंगे, क्योंकि आदत है पुरानी, उस आदत को छोड़ेंगे कैसे। कई लोगों की तो यहाँ आदत है, जिनके घर पे नौकरी करी उन्हीं परिवारों को मारा। यह आदत है, आदत जाती नहीं। ये पार्टी अगर स्टेट में बना के संदेश दिया देश के अंदर। आज दिल्ली में चर्चा चली कि राजस्थान में एक किसान का बेटा खुद की पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहा है। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो किसान और जवानों के दम पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा है। ये नहीं चाहे, अभी मैं बाइट दूंगा इनको भी अब लगा कि चुनाव किस करवट बैठ सकता है। तो ये राजस्थान के अंदर सर्वे करने के लिए निकले। वैसे मैंने राजस्थान का सर्वे कर लिया, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं राजस्थान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। रोकोगे कि नहीं रोकोगे? क्या जैसे यहां वहीं कर रहे हो, रोक दोगे? थापड़ जी कर दो, 2-4 दिन में टिकट आने वाली है आपके पास। भाइयों, अगर सत्ता में ये दोनों ही पार्टियां आती है तो 25 साल से मिला जुली का जिनका खेल है, गहलोत के पापों पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है और वसुंधरा के कर्मों पे गहलोत ने पर्दा डाला। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। ये राजस्थान के अंदर स्थिति। एक रोटी है, उसको इधर से सेकते हैं और एक बार इधर से सेकते हैं। नया दल नहीं आया राजस्थान के अंदर। मेरे साथ, मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं जो मेरे साथ घूमते थे, कहते थे हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, हम बदलाव करेंगे। शरणम गच्छामी हो गए, कोई वसुंधरा के पैरों में पड़ गया जाके, कोई गहलोत के पड़ गया, कोई मेरे से कुछ दूसरी बात करता था, गहलोत की छतरी के नीचे चला गया, कोई दूसरी पार्टी में भाग गया। हनुमान बेनीवाल कहीं नहीं गया, निर्दलीय लड़ा, पार्टी बनाई, पार्टी बना के 3 विधायक लाया, सांसद बना। और जब देश के किसानों को जरूरत पड़ी, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसानों ने मदद मांगी, तो हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश में अगर आंदोलन किया। नागौर का सांसद था, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर निकला। जब अग्निपथ आया, अगर उसका विरोध देश में किसी ने किया तो नौजवानों के पक्ष में अगर खड़ा हुआ नागौर का सांसद था, जिसने कहा कि मेरे भाइयों के सम्मान में, सेना के सम्मान में मैं मोदी जी रुकूंगा नहीं। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके दिल्ली कूच का आह्वान किया। परिणाम ये हुआ कि 25% पहले अग्निवीर को रखने की बात थी, अब 50% पे मोदी सरकार आ गई। एक हुंकार ललकार दिल्ली की तरफ भरेंगे, अग्निपथ को भी वापस करवा देंगे। ये बार बार जो ईडी, पेपर लीक, बजरी माफिया, अपराध, दरिंदगी राजस्थान के अंदर, किसानों की आत्महत्या, जवानों में बढ़ता नशा, बढ़ते अपराध, छात्रों की आत्महत्याएं कोटा में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? डीडवाना के अंदर बैठे हो, स्कूल में हमारे बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनकी उम्र का अंदाज मत करो। 5 साल, 8 साल, 10 साल की बेटी बेटा है और 10 मिनट घर आने में लेट हो जाते हैं तो माँ बाप सोचता है मेरे बेटा घर क्यों नहीं है, पता करो। ऑटो वाले से, बस वाले से, स्कूल में 3 बार। इतना अनजाना भेद सता रहा इस राजस्थान को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गहलोत, वसुंधरा। इस राजस्थान को बर्बाद किसने किया? इस राजस्थान के माथे पे अपराध का कलंक किसने लगाया? इस राजस्थान के माथे पे बदनामी का कलंक किसने लगाया? तो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को बर्बाद किया। जब सरकार गिर रही थी, खुलेआम पैसा बटा। जो गहलोत के साथ थे वो भी पैसा ले रहे थे और जो दूसरे कैंप में गए वो भी ले रहे थे। कोई बचा ही नहीं बिना लिए, बचे तो वो थे
जो 12 से 7 थे, वही बच्चे बच्चे जो कैंपों में चले गए, ले लिए। किसी ने कोई सेटलमेंट कर लिया, किसी ने कोई कर लिया, ज्यादातर यही हालत है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना भ्रष्टाचार नहीं था इस राजस्थान में। खुली छूट विधायकों, महेश जोशी, नावा का मंदिर, विदुड़ी, कहीं मीणा जी तो कहीं दूसरे, 1 दर्जन मंत्री विधायक हत्या, लूट, बलात्कार के अंदर शामिल थे और मुख्यमंत्री ने किसी की गिरफ्तारी नहीं करी। ये तो मैं था जो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहा। कम से कम उनके परिवारों को तो अंदर पकड़वाया, नहीं तो उनके परिवार भी निकल जाते। कौन लड़ता लड़ाई, बताओ मुझे। क्या आप डीडवाना के एमएलए साहब गए थे क्या नावा में न्याय दिलाने के लिए? गए थे। जब कुचामन के अंदर अभी मेघवाल समाज के 2 बच्चों को कुचला था तो कहां गया था आपके विधायक, बताओ? मैं ही था सड़क पे, मैं ही लड़ रहा था कि उनको गलत तरीके से मारा है, अन्याय करने वाले जेल के अंदर होने चाहिए। तब लोगों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अपनों के लिए नहीं लड़ता, वो सबके लिए लड़ता है, सर्व समाज के लड़ता है और सर्व समाज को न्याय दिलाता है। भाइयों, कहना और करने में बहुत अंतर होता है। 2 टाइम नहा लो, कपड़े बदल लो, डीओ लगा लो, मौज मस्ती कर लो, मसाज करने के लिए बाहर चले जाओ, पकड़ा तकड़ी हो कईयों की हो जाती है, कई की होते तो बच जाती है। यूं चल जाए, फिर क्या करोगे बताओ मुझे? मैं घूम रहा हूं ना खुला, मुझे तो चिंता नहीं है, मैं चिंता नहीं करता। हाँ, मुकदमे मेरे खिलाफ भी दर्ज हुए, लेकिन हुए हाईवे जाम के, संघर्ष के, सजा भी हुई, आपके लिए हुई, आपके लड़ते लड़ते सजा भी हो गई थी। एक बार स्थिति ये आ गई कि चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। उस जज के सामने जब हमने खुद ही बात करी, उन्होंने कहा गलत है, इसमें आप बरी हो, बरी कर दिया। वसुंधरा सीएम थी, बोले मैंने कहा कैरियर खराब कर दूंगी। कैरियर कोई खराब नहीं कर सकता, ऊपर वाले की इच्छा होती है वही काम होता है। और उसी वसुंधरा की क्या हालत कर दी, जिसके पीछे सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते थे, आज अकेली घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये शिकायत करती है कि मेरे 1-2 आदमियों को तो टिकट दे दो, प्लीज मेरे टिकट दे दो 2 आदमी। और मैं टिकट बांट रहा हूँ नहीं बांट रहा। अभी आप क्या सोच रहे हो, मंच में बैठे 10 टिकटार्थी बैठे मंच के ऊपर, 15 रथ के आगे पीछे, 25 तो चल ही रहे साथ, चुनाव नजदीक है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया, तेजा जी के जयकारे के साथ किसान कौम को आगे ले जाने का प्रयास किया, तुम्हें जगाया। 98 के अंदर हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने आता था, और 2023 में जब चाह एसपी कलेक्टर सड़क पे, जब चाह डीजी कमिश्नर सड़क पे ज्ञापन लेने के आया कि नहीं आया? आपके बीच आए, समझौता करवाया। जो गैंगवार अपराध इस डीडवाना की धरती से पनपा, लाडनू से पनपा, उसको खत्म करने का प्रयास किया, वो नागौर के सांसद ने किया। नागौर के सांसद ने उन अपराधियों के साथ मिलके जमीनों के प्लॉट नहीं काटे, उनको अंदर डलवाने का काम किया। बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने सांठ गांठ करके जमीनों का कारोबार शुरू कर दिया। जान गए आप सब लोग कौन कौन है उसके अंदर, और नहीं जानो तो जान जाओगे धीरे धीरे। अब जो चुनाव से पहले और कई होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता लग जाएगा आपको कौन क्या कर रहा है, कौन सी जगह कर रहा है, कौन सी होटल के अंदर कर रहा है। जो बात होगी वो बात तो बाहर तक जाएगी, बात होगी, बात दूर तक जाएगी। बात हो गई और बात आएगी, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि महिपाल जी अकेले ही हैं राजस्थान में, बहुत से लोग, कई लोग उनको अपना गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े। जिस तरह कई लोग बापू आसाराम को अपना गुरु मानते हैं, कई लोग उनको गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े राजस्थान। ये नौजवान है, सत्ता का आनंद लेके, और सत्ता के साथ तो आपको पता है कि सत्ता के साथ ये चीज तो चलती रहती है, तो सत्ता के साथ इन चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि बाद में डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। और चुनाव अगर हार जाएंगे तो रोड पे पत्थर भी फेंकेंगे, तो कहने गले उड़ो बाटा फेंके, तो सही है, ये तो होना ही हो। क्या हर कोई लड़ नहीं सकता। एक बार कोई विधायक बन जाए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, जब तक दोबारा नहीं बने
वो नेता नहीं होता। एक बार तो ऐसे ही बना देते लोग कि जो हराने के लिए जीता देते, 2 3 4 बार बनाए, पार्टी बना के बनाए। मेरे से चुनौती मुझे नहीं दे सकते। जो रात को मेरे से मिलना चाहे और दिन में क्या हनुमान को हम क्या समझते हैं, उन लोगों का अब 23 में इस जिले के अंदर कुछ भी नहीं बटेगा। इस बार सारी जिले और राजस्थान के अंदर जो मेहनत कश लोग हैं उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे। 18 के अंदर हमसे भी कुछ गलतियां हुई होगी, नई पार्टी थी, 19 में इनको भी सल्टाना था बड़े लोगों को, कोई बातचीत हो गई होगी। आखिर हम भी इंसान हैं। 50 लोग आके कहते हैं हनुमान जी आप ये काम करो, ये मत करो, करना पड़ता है हम लोगों को। जो आप कहोगे हम करेंगे। हम कहते हैं आप हमारा ध्यान रखते हो। लेकिन 23 में एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि प्रदेश में कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और किसानों का राज राजस्थान में हो। भाइयों सत्ता के बहुत करीब हो, सत्ता का सिंहासन नजदीक है। ये वोट जो दिख रहा है राजस्थान के अंदर, कोई बीजेपी की लहर नहीं चल रही है और कांग्रेस भी रिपीट नहीं हो रही है। फिर आ कौन रहा है ये तो बताओ। 90 लाख तो तुम नए बच्चे हो, वोट डालोगे। और पुराने जो 80 लाख वोट मिलके आए थे और वो पूरी सीटों में मिलके आते तो कितना बड़ा वोट राजस्थान के अंदर होता है। अगर 4 करोड़ वोट पोल होता है जिनमें 1.5 करोड़ वोट सारी पार्टियां ले जाती है और 2.5 करोड़ कांग्रेस बीजेपी के पास आता है तो गवर्नमेंट किसी की नहीं बनेगी। हंग असेंबली आ जाएगी, लटकती हुई विधानसभा, लटकती हुई विधानसभा आ गई तो तुम्हारी सरकार बनेगी। ये भी तय है। तैयारी कर लो, अपनी ताकत को पहचानो। लेकिन डीडवाना की सीट आरएलपी को देनी पड़ेगी। दे दोगे क्या? कैसे दोगे? चलो मुझे बताओ। हो करने से कहां से हो जाए। मैं तो 2014 में घूमा था ना लोकसभा चुनाव, मेरो का खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और 12-13 हजार वोट दिए थे। इतने है थे 12-13 हजार। ना मैं जिसको कैंडिडेट बनाऊंगा बोतल के चिन्ह पे वोट डाल दोगे? तुम्हें ये नहीं देखना है कि कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है। तुम्हें हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना है। जितने ज्यादा वोट आएंगे उतनी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर के सांसद की बढ़ेगी। मेरी ताकत बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो फिर तैयारी कर लो वोट देने के लिए। जल्दी तुम्हारे सामने अच्छा सा कैंडिडेट लिया जाएगा। आप सबने स्वागत सत्कार किया, जोशील अंदाज से आपने डीडवाना ने हमेशा मेरा साथ दिया, हर संघर्ष में साथ दिया। सर्व समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। डीडवाना के विकास को नए आयाम देंगे, डीडवाना को आगे